बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, अहराम मिस्र दुनिया पर मौजूद एक ऐसा अजूबा है जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा सका कि आखिर क्यों और किसने इन्हें तामीर किया। इनके बारे में सबसे पहला जिक्र हमें यूनानी तारीखदान हेरोडोटस करते हुए नजर आता है, जिसने तकरीबन 450 बरस कबल मसीह में मिस्र में कदम रखे और वहाँ के लोगों को बतौर गाइड साथ लेकर अहरामों का मुआयना किया, और गाइड्स के इल्म के मुताबिक ही उसने अपनी किताब भी लिखी। हेरोडोटस के मुताबिक तकरीबन 1 लाख मजदूरों और कारीगरों ने मिलकर 20 साल के अरसे में खूफू के अहराम की तामीर मुकम्मल की। हर वक्त 20,000 मजदूर काम करते रहते थे। हर घंटे में 2 से 3 पत्थर लगाए जाते। इस तरह तकरीबन 30 लाख पत्थरों से अहराम की इमारत मार्ज़े वजूद में आई। अहमद रजा खान बरेलवी का नुक्ता नज़र ये है कि अहराम का बनना सब जिन्नात की कारस्तानी है। अगर देखा जाए तो ये सवाल उठता है कि जिन्नात जैसी कौम को इतनी बड़ी तामीर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और वो भी इंसानों से पहले। फिर इसके बाद उनकी कोई ऐसी तामीर नज़र नहीं आती जिनके बारे में कहा जा सके कि ये जिन्नात की बनाई हुई हैं। खलीफा मामून रशीद के बारे में कहा जाता है कि इस्लामी दुनिया के वो वाहिद बादशाह थे जिनको इल्मी और तहकीकी काम का शौक था। उस वक्त मिस्र इस्लामी दुनिया के सामने सरनगी हो चुका था जब खलीफा को कुछ अजीब व गरीब इमारतों का पता चला, और साथ में ये भी कि उसमें मिस्री बादशाहों को अपने खजाने के साथ दफनाया गया है। मामून रशीद अपने साथ सैकड़ों तहकीककारों को लेकर निकला, और आजकल जहां अबुल हुलूल का मुजस्समा है, जो कि उस वक्त मिट्टी में दब चुका था, उसके ऊपर पड़ाव डाला। उनको सख्त मायूसी उस वक्त हुई जब उनको अहराम में दाखिल होने का कोई रास्ता न मिला। आखिरकार खलीफा ने अहराम को तोड़कर रास्ता बनाने का हुक्म दिया। अहराम इतना मजबूत था कि उस पर कोई भी चीज असर नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने ये तरीका निकाला कि पत्थरों को पहले गर्म करते, फिर इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते जिससे पत्थर टूट जाते। इस तरह रोज 1 फुट के हिसाब से आगे का रास्ता बनाने लगे। आखिरकार उनकी पहुंच क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर तक हुई, जहां पर खजाना तो दूर, ममियां भी नहीं थी। मामून रशीद दिल बर्दाश्ता होकर वहां से चला गया और सारा काम वहीं पड़ा रह गया। मकामी आबादी, जो पहले ही तोहम परस्ती की वजह से अहराम के करीब नहीं जाती थी, उन्होंने जब देखा कि कई महीनों से पड़ाव डाले हुए बादशाह को कोई असर नहीं हुआ, तो उनका डर खौफ खत्म हो गया, और फिर अहराम के ऊपर लगे हुए रोगनी टाइलों को भी उतार लिया गया और लूट मार का एक बाजार सरगर्म हुआ। अगर कोई सबूत अहरामों के अंदर बचा भी था तो उसको भी लूट लिया गया। बुद्धिज्म में इन अहरामों को खासी अहमियत हासिल है। उनके मुताबिक ये अहराम ज़ेरे ज़मीन दुनिया का रास्ता है और रूहानियत का मरकज़ है। जब भी दुनिया में कोई बड़ी मुसीबत आई तो रूहानी पेशवा नीचे चले गए। इस ज़ेरे ज़मीन दुनिया में उनके रूहानी पेशवाओं की हुकूमत है, और उनका मरकज़ी फर्जी शहर तिब्बत के नीचे है, जहाँ पर रूहानियत में आलिम अफराद हुकूमत करते हैं। इसी तरह नेपोलियन बोनापार्ट ने भी अहरामों की शोहरत सुन रखी थी। उसने मिस्र पर हमला करके गजा पर कब्जा कर लिया और फिर अहरामों को बुनियादों से खोद कर अंदर जाने का रास्ता खुलवाया। इसके बाद काम को रोक दिया गया और नेपोलियन अकेला अंदर दाखिल हुआ। काफी देर तक वो अंदर रहा। जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर काफी गंभीर खामोशी थी। उसने अपने साथियों को सामान उठाकर चलने का कहा। इस दौरान वो बिल्कुल खामोश रहा। कहा जाता है कि नेपोलियन अहराम के अंदर किसी ऐसी जगह चला गया जहाँ पर बराह रास्त अहराम की शुआएं पड़ रही थीं। इन शुआओं ने उसके दिमाग की खुफिया सलाहियतों को बेदार कर दिया था और उसने अपना मुस्तकबिल देख लिया था। फोर्शे मिलर हिटलर एक जर्मन माहिर फल्कियात था। दूसरी जंग अजीम से पहले जर्मनों को मिस्र में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन किसी तरह वो छुपकर अहरामों तक पहुंच गया। काफ़ी अरसे तक किंग चैम्बर में रहने के बावजूद उसे कोई काबिल जिक्र बात नहीं मिली, सिवाय उन पेंटिंग्स के जो दीवारों पर बनाई गई थी। एक दिन वो छत का मुआयना कर रहा था कि उसे एक सुराख मिला, जो खुशकिस्मती से टेढ़ा होने की वजह से बंद नहीं हुआ था। पहले उसने सोचा ये सूरज की रोशनी के लिए बनाया गया है, लेकिन ये तो बिल्कुल शुमाल में था, जहाँ सूरज की रोशनी कभी आ ही नहीं सकती थी। उसने बाकी 3 अहरामों का मुआयना किया। वहाँ भी इसी तरह के सुराख मौजूद थे, मगर मिट्टी की वजह से बंद हो चुके थे। मिलर ने लोहे की सलाखों से उनको दोबारा खुलवाया। इसी दौरान जर्मनों पर सख्ती होने लगी और वो अपना काम अधूरा छोड़कर अमेरिका चला गया और वहीं की शहरियत हासिल कर ली। इसी दौरान वो पिरामिड से जुड़ी हर किताब का मुताला करता रहा।
ایک دن اس نے ایک ماہر فلکیات کا بیان پڑھا کہ مصریوں کی کسی عمارت کی عمر معلوم کرنے کا عجیب طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ عمارت میں قطبی تارے کی سیدھ ایک لمبا سوراخ بناتے ہیں جس میں اگلے سال قطبی تارہ نظر نہیں آتا۔ اس طرح قطبی تارے کا سوراخ کی سیدھ کے فاصلے سے کسی بھی عمارت کی عمر معلوم کی جا سکتی ہے۔ ملر یہ بات پڑھ کر اچھل پڑا۔ وہ فوراً مصر کے سفر پر نکل پڑا۔ اس بار وہ اپنے ساتھ جدید قسم کے آلات بھی لایا تھا۔ اب اس نے سوراخ سے قطبی تارے کا فاصلہ ناپا اور اچھل پڑا، کیونکہ اس طرح خوفو کے اہرام کی عمر 15,000 سال بن رہی تھی، جبکہ باقی دونوں اہراموں کی عمر 14,800 اور 14,500 بن رہی تھی۔ تو کیا مصری اس تخلیقات کے بانی نہیں تھے؟ کیونکہ مصری تو آج سے 5,000 سال پہلے ہی دریائے نیل کے کنارے آباد ہونا شروع ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیق کی سچائی پرکھنے کے لیے ساتھ ہی ایک چھوٹے پیرامڈ کی عمر ناپنے کا فیصلہ کیا، جس کی عمر کا تخمینہ 3,000 سال قبل مسیح لگایا جاتا تھا۔ اس نے اس کے سوراخ سے قطبی تارے کا فاصلہ ناپا اور ناقابل یقین منظر سامنے آیا کہ اس پیرامڈ کی عمر واقعی کوئی 3,000 قبل مسیح بن رہی تھی۔ فورشے ملر ہٹلر کوئی تاریخ دان تو تھا نہیں، بلکہ وہ تو ایک ماہر فلکیات تھا، اس لیے اس نے اپنا کام ادھر ہی ختم کر دیا، لیکن اس کی تحقیق نے اپنے پیچھے سوالوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ اسلامی مورخین کے مطابق انسانی زندگی آج سے 10,000 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ اگر ان کی بات کو سچ مانا جائے تو 15,000 سال پہلے اس دنیا پر جب کوئی انسان نہیں تھا، تب ان اہراموں کی تعمیر کا ذمہ دار کون تھا؟ کیا احمد رضا خان بریلوی کے مطابق جنات ہی ان کی تعمیر کے ذمہ دار تھے، یا پھر ان کو کسی خلائی مخلوق کا کارنامہ سمجھا جائے؟ اس گتھی کو مزید سلجھانے کے لیے ہم اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ایک بار پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور مزید سنسنی خیز انکشافات کا بھی ذکر کریں گے جو ان اہراموں کے متعلق کی گئی ہیں۔ شاید ان انکشافات کو سن کر ہم یہ جان سکیں کہ ان اہراموں کی پراسراریت کے پیچھے کیا راز ہے۔